Spoken English is no more a tough job. इवनिंग दोस्तों, मैं जुबैर अहमद आपके लिए लाया हूँ इजी इंग्लिश बाय जुबैर। आज हम टेंसेस को पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है मेरे चैनल का और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसके ज़रिए अंग्रेज़ी बोलना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। सबसे पहले टेंसेस के काइंड्स को हम समझेंगे कि कितने तरह के टेंसेस के काइंड्स होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट टेंसेस से, लेकिन हमको उसकी पहचान पता नहीं होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसकी पहचान भी हो ताकि हम उसको टेंसेस को पहचान के उसको ट्रांसलेट कर सकें। सबसे पहले टेंस होता है हमारा प्रेजेंट, फिर होता है पास्ट, फिर होता है फ्यूचर। ये बहुत इजी है, लोग इसको आसानी से समझ जाते हैं, स्टूडेंट्स भी आसानी से समझ जाते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। लेकिन इसके अलावा जो इसके अंदर दूसरे काइंड्स होते हैं, इसके जो सब काइंड होते हैं, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो चार होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रेजेंट के अंदर सिंपल या इंडेफिनिट उसको बोलते हैं। सिंपल हम लिखेंगे सिंपल सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, इंडेफिनिट। दूसरा टेंस होता है हमारा इसी के अंतर्गत, इसका दूसरा होता है प्रेजेंट का दूसरा कंटिन्यूअस होता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से ही आपको समझ जाना चाहिए कि कंटिन्यू, कोई चीज़ जब कंटिन्यू होती है, हम इसको और आगे वाले वीडियो में इसको हम और डीपली पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस जो वर्ड है वही हमें बहुत सारी जानकारी दे देता है। कंटिन्यू का मतलब लगातार होना, लगातार, तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट से भी एक जानकारी हमको मिल रही है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। अब एक ये इसके जो नाम है ना, इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं, यहाँ पे डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोल रहे हैं, सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, तो इन वर्ड्स की सहायता से भी आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये 1 2 3 4 हो गए। इट इज वेरी, आप पॉज करके इसे वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज से हम प्रेजेंट की बात करेंगे। यही सारी चीजें अगर हम टेंस का नाम बदल दें तो पास्ट के साथ भी लागू हो जाएंगी। जहां प्रेजेंट लिखा वहां पास्ट कर देना, और उसी की जगह हम फ्यूचर भी कर सकते हैं। बाकी टेंस के काइंड्स यही रहेंगे। चलिए फिर शुरू कर, यहाँ पर देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, ये दो जो आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अब इंडेफिनिट से मतलब ये इंडेफिनिट जो निश्चित ना हो, उसी को इंडेफिनिट बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, इसको इंडेफिनिट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे वर्क की जो स्टेज होती है वो इंडेफिनिट होती है। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो हमेशा पहचानते हैं सेंटेंसेस को किस सेंटेंस के आखिर में आए हुए वर्ड से, जैसे ता है, ती है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर हमेशा इस तरह से पहचानेंगे तो कभी कभी मिस्टेक्स की, गलती की संभावना रह जाती है। इसलिए हम इसको दूसरी तरह से पहचानेंगे, जो वर्क की स्टेज है। हम स्टेजेस ऑफ वर्क की आधार पर इसको पहचानेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इसमें एक सेंटेंस है पढ़ाता हूँ, इसमें ता हूँ लिखा हुआ है। तो इससे हम बच्चे ज़्यादातर पहचान लेते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कि ता हूँ क्या मतलब होता है कि सिंपल प्रेजेंट है, ता हूँ लगा हुआ, ता हूँ लगा हुआ, ता है, ती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी मैं बोलूँ तोता हरा होता है, अब इसमें सिंपल प्रेजेंट नहीं है, इन द सेंस कि इसमें वर्ब नहीं है। अब अगर उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उसके बाद में उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, उसमें, क्योंकि उसमें वर्ब ही नहीं है। तो जस्ट लाइक दैट, इसमें सबसे पहले पहचान की एक वर्ब होगी, और वर्ब में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो काम होने की मिलेगी। कि काम होता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, काम होता है, पढ़ाने का काम होता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ, अब यहाँ पे तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, मैं यहाँ नहीं आता हूँ। इसमें एक चीज़ सब में कॉमन है, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, और हम
क्यों उड़ाते हैं, क्यों उड़ाते हैं। इसमें देखिए, आप यहाँ पे देखिए, अब मैं थोड़ा सा हट गया, आप देख लीजिए, हम पता उड़ाते हैं। इसमें एक चीज़ हमें कॉमन, एक वर्ब है। जिस तरह से शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह से एक सेंटेंस में वर्ब होती है। किसी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। सबसे पहली बात है। अब मान लो अगर मैं पहली सेंटेंस लेता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसमें से मैं पढ़ाना हटा दूँ तो इसमें क्या बचेगा, मैं आपको हूँ, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। लाइक जैसे यहाँ पर हूँ भी एक तरह का वर्ब भी होता है। अगर इसको रहता हूँ को हटा दूँ तो मैं यहाँ, तुम मुझे, मैं यहाँ, हम पतंग, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो जिस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत तेज़ होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे जिस सारे में ता है, ते हैं, ता हूँ, ते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं। इसमें जो वर्ब है उसमें उसकी जो स्टेज है उससे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि काम होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस वीडियो में हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो जो हमारा ये सेगमेंट है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद में हम आपको नेगेटिव और उसके बाद में नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो आपको बताएंगे। तो पहचान के बाद में अगला हमारा स्टेप होता है इसको ट्रांसलेट करना। लेकिन बिना पहचान किए अगर आप आप नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाएंगे। उसके लिए सेंटेंस की पहचान बहुत ज़रूरी है, टेंस की पहचान बहुत ज़रूरी है। किस तरह का सेंटेंस है, किस टेंस से बिलोंग करता है, उसके बाद में उसके ट्रांसलेशन के नियम आते हैं। हर एक लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ट्रांसलेशन के इसमें भी इंग्लिश में भी रूल है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जैसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो अब हम इसमें शुरुआत करेंगे। एक सेंटेंस से पहले मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये सेंटेंस है। अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपने देखा कि लास्ट में ताहू आ रहा है। एक तो ताहू से भी पता चल गया कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसमें दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अंग्रेजी पढ़ाने का काम होता है, प्रेजेंट में होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अंग्रेजी पढ़ाने का काम होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करने का रूल आता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देते हैं। यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देते हैं, ठीक है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसमें सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लें, इस चीज को अपने जहन में रख लें और इसकी पिक्चर बना लें कि इसमें इज, आर और एम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पिक्चर को अपने दिमाग में रख लें। जी मैंने काट दिया है, काटा लगा दिया है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कोई भी भाषा को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कर्ता होता है, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आती है। जबकि हिंदी भाषा में सब्जेक्ट जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वो लास्ट में आती है। जैसे इस सेंटेंस में देख लीजिए आप कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसमें जो पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाना एक क्रिया है, ये आखिर में आई है और सब्जेक्ट पहले आया। लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो क्रिया है वो अंग्रेजी में सेंटेंस सब्जेक्ट के फौरन, कर्ता के फौरन बाद आएगी। जैसे कि आई, अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें पढ़ाना, क्योंकि हम उसको पढ़ाना ही पढ़ेंगे। पढ़ाना, हंसना, रोना, खाना, पीना, इस तरह से ही वर्ब को देखेंगे, पढ़ाना। तो पढ़ाने की अंग्रेजी आती है टीच। टीच की पहली फॉर्म आई टीच यू, सेंटेंस कंप्लीट। अब यहाँ पर नहीं, इसमें इंग्लिश भी है, तो आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, सेंटेंस कंप्लीट। अब इसमें आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के फौरन बाद में वर्ब आई, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट, लाइक दैट जो भी है। तो आई टीच यू इंग्लिश, तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ।
एक सेंटेंस और देखेंगे, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें देखिए फिर से एक बार, सबसे पहले जैसे ही आपकी इस सेंटेंस पे नजर पड़े, अगर लिखा हुआ है तो या कोई बोल रहा है तो सबसे पहले इसके लास्ट में जाना, जानते हैं। जैसे आपने लास्ट में गए, आपने देखा जानते हैं, वर्ब की जो वर्ब है उसकी पहली स्टेज है, लाइक काम होता है, मतलब जानने का काम होता है, जानते हैं लाइक। तो आप, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वर्ब इसमें जानना हो गया, नो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हम इसमें हिंदी में अगर देखेंगे तो वर्ब आखिर में है, इंग्लिश में सब्जेक्ट के कर्ता के फौरन बाद होती है। हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि वी, अब अगला क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जानना। अब जानना वर्ब होती है नो, नो माने जानना। जो हम इसको वर्ब को याद करेंगे वैसे याद करेंगे, वी नो यू, वी नो यू वेरी वेल, वी नो यू वेरी वेल। हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या अच्छी तरह से जानते हैं, लाइक वी नो यू वेल, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वी नो यू वेल, या वी नो यू वेरी वेल। लाइक हम इसको जो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अब बाद में पढ़ेंगे, उसमें एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, लाइक। लेकिन हम इसको, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वी नो यू वेल, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, सिंपल। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट का बताया। इसके अंदर एक रूल और होता है इस टेंस के अंदर, कि जो आई वी यू दे है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप मोटा मोटा तौर पे इसको समझ लीजिए, इसको डीपली ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। आई वी यू और दे, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ही शी इट के साथ में वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब लगता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वी यू दे और प्लूरल, और यहां पे सिंगुलर, आई वी यू दे और प्लूरल और सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे मैंने बोला मैं यहां रहता हूं, अब ये आ गया तो मैं है तो आई हो गया ना, इसके अंतर्गत आ गया, आई हो गया। आई लिव, सिंपल, आई लिव हियर, मैं यहां रहता हूं, बात होगी खत्म। आई लिव हियर, मैं यहां रहता हूं। अब अगर इसकी जगह जो सब्जेक्ट है आई, इसकी जगह हम फिर से देखते हैं, अगर इसकी जगह होता वह यहां, अब ये सिंगुलर हो गया, वह यहां रहता है तो आ गया ही, वह यहां रहता है तो ही लिव्स हियर। यहां पे देखा आपने, वहां पे लिव था या लिव्स आया, क्योंकि ये रूल है कि अगर ही शी इट है तो एस या ई एस लगेगा, और आई वी यू दे है तो फिर मैं लगेगा। और सिंगुलर और प्लूरल को भी समझ लेते हैं। ये बच्चा यहां खेलता है, अब यहां पे देखा ये बच्चा, अब ये से बच्चे, एक बच्चे की बात हो रही है, यहां पर हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चा। तो दिस चाइल्ड प्ले हियर या प्लेज हियर, यहां पे प्लेज होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दिस चाइल्ड प्लेज हियर। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ये बच्चे यहां खेलते हैं, ये बच्चे यहां खेलते हैं, तो अंग्रेजी क्या आएगी, दीज चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आपने जैसे देखा कि भाई सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, क्योंकि ये बच्चे मोर देन वन, एक से ज्यादा बच्चे हैं। तो जो यहाँ पर प्लेस था, जो वर्ब थी, वो उसकी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला है आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो और सिंगुलर के साथ में एस या ई एस, और प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। दीज चिल्ड्रन प्ले हियर, तो प्ले हियर, यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब जो है वो प्ले आई और यहाँ पर प्लेज आई। बस आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसके नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस को, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम अगली वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। इसी तरह से अगर आप और अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो अपने मन से कोई भी वर्ब लेकर इन्हीं सेंटेंसेस को और भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने
बनाती, मचाते, जानते, आती, पढ़ाता, रहते, खेलता, उड़ाते, बजाता, पीता। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बनाया। जैसे जो बनाती है एक्चुअली वो बनाना, जो वर्ब होगी बनाना, मचाना, शोर मचाना, जानना, यहाँ पर आना, पढ़ाना, जो रहते हैं वो रहना, खेलते खेलना, उड़ाते उड़ाना, बजाते बजाना, पीता पीना होता है। तो ये आपको सेंटेंसेस है, इसमें आपको वर्ब के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करना है। एज ए होमवर्क आपको इसको ट्रांसलेट करेंगे, और आप चाहें तो अपनी तरफ से और भी सेंटेंसेस बना के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जितना रैपिडली आप इसको ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, उतनी ही रैपिडली आप स्पीकिंग में आगे बढ़ जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी दे दी जो बेसिकली वर्ब है। जैसे खाना बनाना, कुक, शोर मचाना, मेक अ नॉइज, जानना, नो, आना, कम, पढ़ाना, टीच, रहना, लिव, खेलना प्ले, बजाना प्ले। यहाँ पर जो बजाना है वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी बजाने को प्ले ही बोलते हैं। पीना, ड्रिंक। ठीक है, आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, और आई होप दैट यू विल डू बेटर, यू विल बी कन्वर्टेड टू अ वेरी नाइस इंग्लिश स्पीकर वेरी सून। थैंक यू।